Great evening, students. I hope you all are fine. Today we are going to understand the next chapter of Python, which is Python Fundamentals. तो जो हमारा ये चैप्टर है ये कंसर्न करेगा बेसिकली विद द कंस्ट्रक्ट्स दैट वी आर यूजिंग, कीवर्ड्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये जो भी आपकी बेसिक कंस्ट्रक्ट्स आप यूज़ करते हो पाइथन के अंदर, तो उनके रूल्स क्या होते हैं वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पाइथन कैरेक्टर सेट। तो सबसे पहले हम इसमें मीनिंग समझते हैं कैरेक्टर सेट वर्ड का। जैसे आप इंग्लिश में देखते हो डियर, इंग्लिश में क्या है कि इफ़ यू वांट टू राइट सम वर्ड, इफ़ यू वांट टू मेक अ सेंटेंस, तो उसमें होता क्या है कि आप लोग लेटर्स का यूज़ करते हो। तो बेसिकली क्या हो रहा है आपका कि कैरेक्टर सेट क्या है आपका, अगर आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस फॉर्म करना है, कोई वर्ड फॉर्म करना है, तो यू हैव टू यूज़ द लेटर्स A to Z, ठीक है। A से Z तक आपके जितने भी लेटर्स है, इफ़ यू आर यूजिंग दोज एंड यू आर एबल टू मेक सम वर्ड्स और सेंटेंसेस, तो आप उनसे बना पा रहे हैं। तो बेसिकली दिस A to Z जो आपके लेटर्स है, दे आर दी करेक्टर सेट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। सिमिलरली आपके पाइथन के करेक्टर सेट का मीनिंग क्या होगा कि आप जो भी करेक्टर्स इस लैंग्वेज में यूज़ कर पाएंगे, चाहे आप इंग्लिश के लेटर्स यूज़ कर पा रहे हैं, चाहे आप नंबर्स यूज़ कर पा रहे हैं, चाहे कोई स्पेशल सिंबल आप यूज़ कर पा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर पा रहे हैं एंड कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, हम इंटरप्रेटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो हम उस पर नहीं जाएंगे। अगर पाइथन का इंटरप्रेटर कोई भी आपने ऐसी चीज़ टाइप करी, कोई भी करेक्टर टाइप करा एंड वो अंडरस्टैंड कर रहा है उसको, तो वो क्या होगा, इट विल बी अ करेक्टर सेट ऑफ पाइथन। तो करेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड करेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, यानी अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी करेक्टर को वैलिड मानती है, उसको अंडरस्टैंड कर लेती है, उसका मीनिंग उसको समझ आ जाता है, ठीक है, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ करेक्टर सेट। तो अ करेक्टर रिप्रेजेंट्स, तो अब करेक्टर हो क्या क्या सकता है, मतलब अब क्या क्या प्रेस कर सकते हैं। अगर हम पाइथन का केस करें, कोई लेटर, डिजिट या सिंबल हो सकता है। पाइथन जो है बेसिकली वो यूनिकोड इनकोडिंग स्टैंडर्ड को क्या करती है, सपोर्ट करती है। यूनिकोड इनकोडिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है कि आप इसमें लेटर्स डाल सकते हैं, दैट मीन्स A to Z एंड बोथ इन कैपिटल और स्मॉल फॉर्म। और मैंने आपको एक चीज़ बताई दी थी कि पाइथन आपकी केस सेंसिटिव है। अगर आप किसी चीज़ को कैपिटल में यू आर राइटिंग समथिंग इन कैपिटल लेटर्स एंड यू आर राइटिंग द सेम थिंग इन स्मॉल लेटर्स, तो बोथ आर डिफरेंट फॉर पाइथन, दोनों अलग हैं, उनको वो सेम कंसिडर नहीं करेगा। नेक्स्ट इज योर डिजिट 0 to 9, 0 to 9 का आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, फाइन। नेक्स्ट इज योर स्पेशल सिंबल, किसी भी टाइप का, जैसे @ हो गए, ब्रैकेट्स हो गए, डबल कोट्स हो गए, सिंगल कोट्स हो गए, ठीक है, इनको आप लगा सकते हैं। देन इज जो वाइट स्पेस, वाइट स्पेस आ सकते हैं। जैसे वाइट स्पेस का मीनिंग क्या है, जैसे आपने कोई ब्लैंक स्पेस डाल दिया, ठीक है, आपने कोई टैब डाल दिया, कोई कैरेज रिटर्न, कैरेज रिटर्न का मीनिंग होता है एंटर कर दिया, कोई न्यू लाइन आप आ गए, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका पाइथन सपोर्ट कर लेता है। तो ये सारा को, दिस इज द करेक्टर सेट ऑफ पाइथन, मतलब आप एक पाइथन लैंग्वेज के अंदर कोडिंग कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं एंड देन यू कैन राइट योर कोड। नेक्स्ट टॉपिक इज टोकन। तो टोकन वो क्या बोलता है, इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंचुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट और लेक्सिकल एलिमेंट्स। बेसिकली टोकन के 3 नाम है, बेसिकली टोकन तो एक नेम है ही, इसके अलावा इसकी 2 मोर नेम्स है, वन इज लेक्सिकल यूनिट एंड थर्ड वन इज योर लेक्सिकल एलिमेंट। तो सबसे पहले सिंपल भाषा में समझते हैं टोकन का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया माई नेम इज़ ABC, तो इसके अंदर ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, माई नेम इज़ ABC। तो अगर एक सीधी सी बात है, देखो मीनिंग, देखो लेटर्स तो होती है एक चीज़, अल्फ़ाबेट से एक चीज़ है, लेकिन अल्फ़ाबेट से कोई मीनिंग नहीं होता। टोकन क्या बोलता है कि कोई इंडिविजुअल वर्ड हो जिसका कोई मीनिंग हो, ठीक है। जैसे M, ठीक है, वो एक लेटर है, लेकिन आप M से कोई मीनिंग तो नहीं बना सकते ना, M को कहाँ यूज़ करोगे। तो मैं कोई ऐसा उनका कॉम्बिनेशन यूज़ करके कोई ऐसा वर्ड बना लेती हूँ जिसका कोई मीनिंग हो, जिसको कंप्यूटर इंटरप्रेट कर सके एक नॉर्मल भाषा में, या हम इंग्लिश में उसका मीनिंग इंटरप्रेट कर सके, तो वो हमारे लिए टोकन होगा। अगर मैंने सिंपल इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है तो यहाँ पे MY, माई वर्ड जो है वो एक उसकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, ठीक है, यूनिकनेस है। माई का मतलब मेरा, नेम अगेन स्टैंड, देखो NAME इंडिविजुअल लेटर्स है फाइन, लेकिन उनकी कोई इंडिविजुअल मीनिंग नहीं निकलता। इंटरप्रिटेशन करोगे तो क्या बोलोगे, नेम, लेकिन अगर मैं कंबाइन करके एक वर्ड बना देती हूँ तो ऑब्वियसली इट मीन्स कि मैं किसी के नेम की बात कर रही हूँ। देन इज आपको पता ही है, लगा देते हैं। देन इज ABC उस पर्सन का नेम है, आप कुछ भी लिख सकते हो मीनिंगफुल नेम। तो ये जो 4 मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, इन सबका कुछ मीनिंग है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, टोकन्स है,
ये क्या है, टोकन्स। तो यही हम बोल रहे थे ना कि इंडिविजुअल वर्ड्स हो गए या कोई पंचुएशन मार्क मतलब कोई डबल कोट हो गया, कोई सिंगल कोट हो गया, ठीक है, कॉमा हो गया, तो कोई पंचुएशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, @ सिंबल, हैश, ये सब जो हो गए, ये सब जिनको कंप्यूटर इंडिविजुअली, जिसका कुछ मीनिंग समझ में आता है कंप्यूटर को, तो वो सब क्या है कंप्यूटर के लिए, वो टोकन्स होते हैं। कंप्यूटर उनको ऐसे ही रीड करता है। कंप्यूटर रीड कैसे करता है, वो NAME वर्ड को पढ़ेगा, जब के बाद उसको कुछ नहीं मिलेगा तो उसको समझ आ जाएगा, अच्छा भाई ये वेरिएबल नेम है, जिसका नेम वेरिएबल है, जिसका नेम जो है वो नेम है। फिर वो ANYA पढ़ेगा, अच्छा आन्या, यहाँ पे खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि जो उसके अंदर वैल्यू डाली गई है वो आन्या है, ठीक है। तो टोकन्स क्या होते हैं, अगर आप इंडिविजुअल वर्ड्स बनाते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है तो उनको हम टोकन्स बोलते हैं। इसको दूसरी वे में आप कह सकते हो कि जो एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, ठीक है, क्योंकि ये एक यूनिट बन गई ना, इंडिविजुअल यूनिट जिसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, उसको आप टोकन बोल रहे हो। जैसे एग्जांपल दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने डबल कोट्स में आन्या को डाल दिया। आपको पता ही है जब भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो हम उनको या तो डबल कोट में डाल सकते हैं या सिंगल कोट में या ट्रिपल कोट में, 3 टाइप की कोट्स हैं हमारे पास। अभी के लिए मैंने डबल कोट्स में डाल रखा है, कंपाइलर इंटरप्रेटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है पाइथन के। तो ये जो है, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट है जिसका मीनिंग है, तो ये ये आपका एक टोकन हो गया। आन्या जो है उसको, वो एक टोकन हो गया। और जो डबल कोट्स हैं वो भी आपके पंचुएशन मार्क्स है। और हमने टोकन की डेफिनेशन में 2 चीज़ें बोली ही हैं कि या तो कोई वर्ड हो जिसका मीनिंग हो या फिर कोई पंचुएशन का मार्क हो, तो वो दोनों ही टोकन की कैटेगरी में आएंगे। तो इसके अंदर आपको नेम, आन्या एंड डबल कोट्स जो है वो टोकन्स मिल गए हैं, ठीक है। तो ये तो था सिंपल मीनिंग ऑफ टोकन। अब हम आते हैं इसकी टाइप्स पे। तो टोकन की डियर आपकी 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज योर कीवर्ड, सेकंड इज आइडेंटिफायर, थर्ड इज लिटरल, फोर्थ इज ऑपरेटर एंड फिफ्थ इज पंचुएटर। तो पंचुएटर तो हम समझ गए कि कॉमा हो गया, डबल कोट्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, विच इज योर कीवर्ड। देखो कंप्यूटर में ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से कंप्यूटर को पता होता है। जैसे प्रिंट तो अब तक आई थिंक सबको पता चल चुका होगा। प्रिंट का मीनिंग ना, जब भी मुझे आउटपुट चाहिए, मैं पीछे प्रिंट फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी मुझे कोई आंसर चाहिए, कोई आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, एक प्रिंट फंक्शन को यूज़ करूँगी। ये आपको पता है, ठीक है जी। तो अब प्रिंट का मीनिंग कंप्यूटर के लिए पहले से डिफाइंड है कि जहाँ पे प्रिंट लिख दिया उसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ से कोई आंसर मिलेगा, चाहे वो उसको इवैल्यूएट करके दे, चाहे अगर वो डबल कोट्स में होगा तो एज सच दे दे। क्योंकि हम दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं कि डबल कोट्स की चीज़ एज सच प्रिंट हो जाएगी, और अगर उसके अंदर हमने डबल कोट्स में नहीं लिखा तो फिर वो उसकी वैल्यू को ढूंढेगा या इवैल्यूएशन करेगा डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम, और आपको कुछ आंसर दे देगा। तो प्रिंट जो है ना डियर, अब ये आपका क्या है, एक कीवर्ड हो गया एक टाइप से। मतलब इसका मीनिंग पहले से कंप्यूटर को पता है, तो आप इसको कोई, इससे आप अपनी मर्जी से कोई और काम नहीं करा सकते। आप प्रिंट को ये नहीं कह सकते कि भाई तू अब मेरे लिए ये काम कर। मैं ये नहीं लिख सकती कि प्रिंट के अंदर ये ए चला जाए, ये गलत है। क्योंकि प्रिंट का मीनिंग पहले से कंप्यूटर को क्या बोल रखा है कि तू आउटपुट देगा। उसी ढंग से हमने इफ़ पढ़ रखा है डियर। इफ़ का मतलब क्या था, कंडीशनल स्ट्रक्ट के लिए यूज़ करते थे कि जब भी हमें कंडीशंस को यूज़ करना है तो उस केस में मैं इफ़ लिखूंगी, इफ़ के आगे कोई कंडीशन लिखूंगी एंड सो ऑन। उसी ढंग से एल्स था आगे और उसका कोड हो जाएगा आपका। नाउ द थिंग इज कि इफ़ का मीनिंग कंप्यूटर को पहले से पता है कि जब भी मुझे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट यूज़ करना है, आई एम गोइंग टू राइट इफ एंड इन फ्रंट ऑफ इफ आई विल राइट द कंडीशन। मैं कोई क्राइटेरिया या कंडीशन दे दूंगी। नाउ द थिंग इज कि इफ़ का मीनिंग कंप्यूटर को पहले से पता है ना, इसको हमने एक काम दे रखा है पहले से। तो अब इसको मैं ये नहीं कर सकती कि मैं कहूँ भाई इफ़ तू मेरे अकॉर्डिंग काम कर, तू कंडीशन वाला काम नहीं करेगी, तू ये वाला काम कर, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यही आपके कीवर्ड्स होते हैं डियर। ये कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होती हैं और इनका पहले से कुछ स्पेशल पर्पस दिया होता है, और आप इनको नॉर्मल आइडेंटिफायर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। मतलब नॉर्मल अपने प्रोग्रामिंग में इनको कहीं यूज़ नहीं कर सकते। जो इनको पहले से यूज़ दे रखा है आप उसको उसी कंस्ट्रक्ट में यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे थे, आपकी बुक में बहुत सारे थे, तो काइंडली रीड दैट। एक टेबल बना हुआ था, उसको रीड कर लेना। लाइक जैसे फॉल्स, ब्रेक, इफ, फॉर एंड ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब देखो, आइडेंटिफायर वर्ड से ये पता चलता है कि ये किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, मतलब बताएगा ये चीज़ कौन है। तो आइडेंटिफायर बेसिकली नेम्स ही होते हैं। आइडेंटिफायर आर नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम विज वेरिएबल, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरीज एक्सेट्रा। देखो आइडेंटिफायर क्या है, अगर आप अपने प्रोग्राम के किसी पार्ट को नेम देना चाहते हो तो आप किसकी हेल्प से दे सकते हो, आइडेंटिफायर की हेल्प से।
से आपने कोई फंक्शन बनाया, आप उस फंक्शन को नेम देना चाहते हो, कोई लिस्ट बनाई, कोई डिक्शनरी बनाई, कोई ऑब्जेक्ट बनाया, अगर आप किसी भी चीज़ को नेम देना चाह रहे हो तो आप किसकी हेल्प से दे सकते हो? आइडेंटिफायर की हेल्प से। तो वेरिएबल जो हम डिस्कस करते हैं ना, a=5 या a=टू अमिता, तो ये एक पार्ट है। वैसे तो देखो a मैं बोलती हूँ हमेशा कि एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों बोलती हूँ? क्योंकि इसकी वैल्यू एक टाइम पे अगर 5 है तो सेकंड टाइम पे उसी टाइम इसकी वैल्यू मैं अमिता भी कर सकती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वेरिएबल बेसिकली एक सब टाइप, मतलब एक सब कैटेगरी में आता है आइडेंटिफायर, क्योंकि आइडेंटिफायर किसी भी चीज़ को नाम दे देगा। ठीक है, वेरिएबल थोड़ा का एक ये हो गया कि वेरिएबल सिर्फ एक नेम मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर कुछ डेटा आपका जा रहा है। ठीक है, तो अब जब भी आप एक आइडेंटिफायर बनाएंगे तो उसके कुछ रूल्स होंगे, तो हम पहले वो रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल आपका ये बोलता है कि इट इज़ आर्बिट्ररली लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। मतलब आप जब आइडेंटिफायर बना रहे हो, मतलब आप कोई नेम दे रहे हो किसी चीज़ को, तो वो कितना भी लॉन्ग हो सकता है और उसके अंदर आप लेटर्स और नंबर्स दोनों को यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो क्या बोलता है कि जो फर्स्ट करेक्टर है इट मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर बट नॉट नंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो बोलता है कि जब भी आप कोई आइडेंटिफायर का नेम देंगे, पहला जो है आप उसको लेटर से स्टार्ट कर लो, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट इज योर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप आइडेंटिफायर का नेम कैपिटल में देते हो या स्मॉल में देते हो तो यानी दोनों डिफरेंट है। मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कैपिटल में है और एक वेरिएबल बनाया जो स्मॉल में है, तो दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट है डिजिट्स, आप 0 to 9 लिख सकते हो, लेंथ डजेंट मैटर। आइडेंटिफायर कैन नॉट बी रिजर्व वर्ड, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको आप आइडेंटिफायर या वेरिएबल नहीं बना सकते। नो अदर स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर, मतलब आप ये नहीं लिख सकते ABC@25, ये रॉन्ग है क्योंकि आप @ यूज़ कर रहे हो, इट इज़ अ स्पेशल सिंबल और वो हमें अलाउ ही नहीं है। तो अब हम कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स देखते हैं। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो जैसे माई फाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फ़ाबेट्स हैं तो ये वैलिड है। फाइल 13 में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अल्फ़ाबेट्स है, लेटर्स हैं और नंबर्स है और नंबर्स बाद में आ रहे हैं। और Z25_6 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, फिर नंबर और अंडरस्कोर में तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगला आपका आता है इनवैलिड। अब पहले वाला इनवैलिड क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ अंडरस्कोर की जगह हाइफन यूज़ कर रही हूँ। हाइफन होता है जो उन दोनों के बीच में आता है, अंडरस्कोर होता है जो बॉटम में आता है। ठीक है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट 29C। अब 29C में प्रॉब्लम क्या है कि नंबर से स्टार्टिंग हो रही है, जबकि मैंने बोला है कि नंबर से स्टार्टिंग नहीं होगा। अगला है ब्रेक। ब्रेक रॉन्ग है क्योंकि ब्रेक आपका कीवर्ड होता है। तो अभी आपने आई थिंक इसका यूज़ नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं कराया। तो ब्रेक आपको किसी भी कंडीशनल कंस्ट्रक्ट से या लूप से निकालने के काम आता है, स्विच में भी यूज़ होता है, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो इन दैट केस आप ब्रेक का एक कीवर्ड है, इसको एक स्पेशल मीनिंग दे रखा है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते एज एन आइडेंटिफायर। मैं ये नहीं लिख सकती कि ब्रेक =2, वो गलत है क्योंकि ब्रेक का मीनिंग कुछ और है, तो कंप्यूटर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। लास्ट है आपका माई डॉट फाइल। माई डॉट फाइल के अंदर क्या है, आप डॉट को यूज़ कर रहे हो, डॉट एक स्पेशल सिंबल है जो आपको अलाउड ही नहीं है। नेक्स्ट इज योर लिटरल्स या वैल्यूज़। देखो लिटरल्स का मतलब होता है आपको कॉन्स्टेंट वैल्यूज़। अगर आप कोई फिक्स्ड वैल्यूज़ डाल रहे हो किसी डेटा आइटम में तो उसको आप क्या बोलोगे? लिटरल। जैसे इसकी टाइप आती है, फर्स्ट टाइप जो है दैट इज स्ट्रिंग लिटरल। देखो मैंने आपको क्या बोला कि कंप्यूटर के अंदर आप स्ट्रिंग्स बना सकते हो। अभी क्वेश्चन आता है स्ट्रिंग क्या होता है। डियर, आप कोई भी सेंटेंस, वर्ड, अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश वाला कुछ भी लिखोगे ना तो वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग लिटरल कौन सा होगा? मतलब स्ट्रिंग वैल्यू। अगर आपने कोई भी चीज़ अल्फाबेट या वर्ड सिंगल कोट में लिख दिया, डबल कोट में लिख दिया, तो वो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। आप ये देखो, आप 2 को भी इसमें लिख रहे हो, तो अब क्वेश्चन आता है भाई 2 स्ट्रिंग कैसे बन गया? 2 तो नंबर था, 2 अल्फ़ाबेट कैसे बन गया? देखो अगर आप 2 में 2, अगर मैं देखो नॉर्मली अगर मैं 2 + 3 करती हूँ तो 5 आता है, लेकिन अगर मान लो मैं डबल कोट्स में 2 + 3 कर दूंगी ना तो ये 23 बन जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ हेलो प्लस वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड बनेगा ना, गुड प्लस मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बन जाएगा क्योंकि वो अल्फ़ाबेट्स थे। तो अब कंप्यूटर इनको भी क्या करेगा? अल्फ़ाबेट्स की तरह कंसिडर कर लेगा, तो वो इनको मैथ्स वाला कंप्यूटेशन नहीं करेगा, वो कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब जॉइन, तो बेसिकली जॉइन कर देगा। तो अगर आपके पास स्ट्रिंग में ऐसे नंबर्स होंगे तो उनके ऊपर जो ऑपरेशंस होंगे वो थोड़े से अलग हो जाएंगे, वो अल्फ़ाबेट वाले ऑपरेशन होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको स्ट्रिंग का मीनिंग तो समझ में आ गया। कोई भी चीज़ सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स, मैंने बोला है ना 3 टाइप के कोट्स आपके यूज़ होते हैं, तो वो आपका स्ट्रिंग लिटरल बनेगा। अब वो बोलता है स्ट्रिंग टाइप्स इन पाइथन। देखो अभी ये इंपॉर्टेंट है। देखो स्ट्रिंग आप 2 तरीके की बना सकते हो। एक स्ट्रिंग होता है जो सिंगल लाइन होती है और एक होती है आपकी मल्टी लाइन। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग के अंदर आपका क्या होगा? सिंगल लाइन स्ट्रिंग आपकी बन जाती है अगर आप सिंगल या डबल कोट्स को यूज़ करते हो। जैसे अब यहाँ पे देखो,
मैंने लिखा मैंने जैसे लिखा टेक्स्ट के अंदर मैं डाल रही हूँ, मैंने लिखा हेलो। हेलो के बाद ना मैंने एंटर कर दिया, मैंने ये सिंबल बना रखा है, इस सिंबल का मतलब है एंटर, और मैंने फिर यहाँ लिख दिया देयर, यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, हेलो मैंने एंटर किया और देयर के बाद मैंने कोट्स को बंद कर दिया। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे ना, आपके पास एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा? एंड ऑफ लाइन, EOL एरर नाम का होगा, इसकी फुल फॉर्म है एंड ऑफ लाइन। वो क्या बोलता है कि भाई तुम अगर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर कोई स्ट्रिंग बनाना चाहते हो, मतलब किसी वेरिएबल के अंदर कुछ डालना है सिंगल कोट्स या डबल कोट्स की हेल्प से, तो वो एक ही लाइन में लिखो, ठीक है। तो सिंगल लाइन, अगर तुम सिंगल या डबल कोट्स यूज़ करते हो तो तुम सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही बना सकते हो। जैसे कि ये वाली तुमने टेक्स्ट के अंदर हेलो देयर डाला, तो ये करेक्ट है, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें आपने एंटर डाल के दूसरी लाइन में आ गए। वो कहता है अगर तुमको मल्टी लाइन बनानी है तो मल्टी लाइन के वो बोलता है 2 वेज हैं, ठीक है। एक तो इजी वाला है जो मैं सिखाऊंगी, लेकिन पहले हम ये वाला करते हैं। जो आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग है वो क्या बोलता है कि या तो तुम क्या करो, बैकस्लैश डाल दो एट द एंड ऑफ नॉर्मल स्ट्रिंग, ठीक है। बैकस्लैश का मतलब क्या है कि तुम एंटर मत डालो, यहाँ तुम पहले एंटर कर रहे थे ना, तुम लिखो हेलो, कोड स्टार्ट करे और यहाँ पे ये बैकस्लैश है, ठीक है। बैकस्लैश डाल दिया और फिर वर्ल्ड लिख दिया। जैसे ही तुमने ये लिखा तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको हेलो वर्ल्ड बना देगा। बैकस्लैश को वो प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन वो समझ जाएगा कि भाई इनको इकट्ठा प्रिंट करना है। देखो दूसरी चीज़, ये चीज़ ध्यान रखना कि लिखा चाहे 2 लाइनों में था, आ एक सिंगल लाइन में रहा है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट। आपने पहला वर्ड लिखा, अब नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर मत करना, बैकस्लैश लगा देना और फिर नेक्स्ट लिख देना, ठीक है डियर। और आंसर जो आएगा वो एक ही लाइन में आएगा। लेकिन अगर तुमको वो मुश्किल लगता है तो सेकंड मेथड क्या है, ट्रिपल स्ट्रिंग से। ट्रिपल स्ट्रिंग में क्या है, यहाँ पे स्टार्ट करी, जब लगे स्ट्रिंग खत्म हो गया उसमें एंड कर दो, बीच में जैसे मर्जी लिखो, कोई बैकस्लैश तुमको नहीं लिखना। हेलो के बाद एंटर डाल दो, वर्ड के बाद एंटर डाल दो, जितने मर्जी एंटर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें क्या है कि जिस वे से तुम लिखोगे उसी वे से तुम्हारा आंसर प्रिंट होगा। मतलब वहाँ तो आप बैकस्लैश डाल रहे थे बट स्टिल आंसर वॉज कमिंग इन 1 लाइन। इसमें क्या है, जिस वे से तुम टाइप करोगे सिमे यू आर गोइंग टू गेट आउटपुट इन दैट मैनर ओनली, ठीक है। Plus there is no need of backslash. तो these are the ways through which you can create your strings. Next आता है डियर आपका size of string. साइज ऑफ स्ट्रिंग का होता है काउंट द करेक्टर्स। देखो तुमने एक स्ट्रिंग बनाई, अब तुमको ये देखना है वो है कितनी लंबी, यानी तुमको उसके करेक्टर्स काउंट करने हैं। तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले उसने बोला साइज ऑफ ABC। अभी देखो इस ABC में मैंने जहाँ जहाँ ये लगा रखे हैं आप ये काउंट करते रहना। ABC के अंदर 3 ही करेक्टर्स है ना डियर, देखो ABC, तो स्ट्रिंग की लेंथ 3 हो गई। हेलो के अंदर HELLO 5 करेक्टर्स हो गए। लेकिन अब वो बोलता कि अगर एस्केप सीक्वेंस को हमने यूज़ किया है, एस्केप सीक्वेंस क्या था मेरा, ये वाला था बैकस्लैश वाला, ठीक है। तो अगर ये और इसके साथ मैंने कोई और चीज़ आगे NABCD कोई भी लेटर लिखा हुआ है या अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है या कुछ और चीज़ लगा रखी है, एक स्लैश, तो 2 स्लैश, एक ये स्लैश और उसके आगे मैंने जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको मैं एक कंसिडर करूँगी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसका साइज़ पूछूं आपसे /AB का, तो स्लैश वैसे तो देखो साइज 3 होता, लेकिन स्लैश और A को मैं साइज में 1 कंसिडर करूंगी और दूसरा साइज में B का कंसिडर करूंगी, तो मेरा साइज क्या बना 2। सिमिलरली जैसे ये लिखा है सीमा /S फिर स्पेस और फिर पेन, तो 1 2 3 4 5, अब 6 7 8, ये तो इजी वाला काउंट कर लिया। अब ये और ये 9, ये वाला 10 और ये जो स्पेस है ये भी आपका काउंट होगा एंड दैट विल बी 11। तो टोटल में कितने बने 11। बस ये ध्यान रखना है कि ये स्लैश के बाद जो ये अपॉस्ट्रोफी लगा था इसको मैंने 1 कंसिडर किया है। लास्ट में आपका आया एमीज, तो AMY', तो 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फॉर मल्टीलाइन स्ट्रिंग क्रिएटेड विथ ट्रिपल कोट्स, ठीक है। अभी वो तो समझ में आ गए, वो सब क्या थी, डबल कोट से या सिंगल कोट से अगर आपकी स्ट्रिंग बनी हुई है उसका साइज कैलकुलेट करना है, वो तो कैसे निकलेगा। अब मैं कह रही हूँ कि एक मल्टीलाइन स्ट्रिंग है और उसके आपने ट्रिपल कोट्स से आपने उसको बनाया है, तो उसका साइज कैलकुलेट कर रहे हो। तो वाइल कैलकुलेटिंग साइज एंड ऑफ लाइन मतलब जो एंटर की है उसको भी आप कैलकुलेट करोगे। जैसे मैं बताती हूँ,
जैसे आपने एक स्ट्रिंग बनाई, आपने ट्रिपल कोट्स लगाए, आपने ABC लिखा और यहाँ पे आपने एंटर डाले, तो देखो ABC तो 3 हुए और 2 एंटर लगे ना, तो +2 5 साइज हुआ। फिर आपने ही के बाद, अच्छा अगर आपने बैकस्लैश से बनाई है, बैकस्लैश काउंट नहीं करोगे। हमने मल्टीलाइन स्ट्रिंग के 2 वेज देखे थे ना, या तो आप क्या कर सकते हो, एंटर कर दो या फिर बैकस्लैश लगा दो। अगर तुमने बैकस्लैश से बनाई है तो इसको मत करना काउंट, तो ये 1 2 3 4 5 बनी। लेकिन अगर तुमने एंटर यूज़ किया हुआ है तो तुमको साइज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये रूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। एक बार रिवाइज कर सकते हो, देखना चाहो तो थोड़ा सा टॉपिक प्रीवियसली। फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्रिएटेड विद सिंगल डबल कोट्स एंड बैकस्लैश करेक्टर एट द एंड ऑफ लाइन while कैलकुलेटिंग साइज बैकस्लैश आर नॉट काउंटेड। और वो यही चीज़ बोल रहा है कि अगर आपने सिंगल, और वहाँ तो मैंने ट्रिपल से बनाई ना, अगर तुमने सिंगल और डबल कोट्स का यूज़ करके भी अपनी मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाई थी, उस केस में भी तुम्हारे बैकस्लैश काउंट नहीं होते। मतलब बैकस्लैश काउंट ही नहीं होते, चाहे तुम ट्रिपल से बनाओ, चाहे डबल से बनाओ या सिंगल से। लेकिन अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना रही हो और एंटर डाला है, तो एंटर को आपने काउंट करना है, ठीक है। और वो बोलता है कि कई बार हम क्या करने, अभी ये तो मैं मैनुअली काउंट कर रही हूँ ना, अगर कंप्यूटर में मुझे साइज निकालना है, कंप्यूटर में करना है, तो मैं तब मैनुअली थोड़ी ना करूँगी। तो एक फंक्शन है जिसका नाम है LEN, ठीक है। इससे लेंथ मिलती है। मान लो मैंने ए बनाया, ए के अंदर मैंने लिख दिया ABC, तो अब मुझे मान लो अब ABC किस में है, ए के पास है। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो मैं लिखूंगी लेंथ और उसके अंदर मैं लिख दूंगी ए, और इसको मैं डाल दूंगी प्रिंट के अंदर। तो जैसे ही मैं इसको क्या लिखूंगी, मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। मैं लिखूंगी प्रिंट, उसके अंदर मैं लिखूंगी LEN, और LEN के अंदर मैं लिख दूंगी ए। और जब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे आई थिंक ए के अंदर ABC था ना, तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर आप LEN नाम का फंक्शन यूज करोगे, फुल फॉर्म इसकी लेंथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइप थी लिटरल की। अब जो सेकंड कैटेगरी है लिटरल की, दैट इज योर न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल क्या बोलता है, देखो न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, या तो वही मैंने आपको बताया थी 3 चीज़ें होती हैं, या तो वो इंटीजर होगी। इंटीजर का मतलब क्या था कि उसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा, होल नंबर होगा, या तो पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा, पर डेसिमल वाला नंबर नहीं होगा, सीधी भाषा में। फ्लोट मैंने आपको क्या सिखाया था, जिसके अंदर डेसिमल होगा ही होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, पर इसमें आयोटा होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है आपका। रियल नंबर और एक इमेजिनरी है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर आपको करना नहीं है, हम सिर्फ इंट फ्लोट पे वर्क करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इंटीजर पे, अगर हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो होल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल वैल्यूज नहीं है। रूल्स क्या है, एटलीस्ट 1 डिजिट, ठीक है। यू नीड टू हैव 1 डिजिट, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिट ही नहीं है तो कौन सा नंबर हुआ। नो डेसिमल पॉइंट इसका सेकंड पॉइंट है। मे कंटेन प्लस और माइनस साइन, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो दैट इज अलाउड। नो साइन मीन्स पॉजिटिव नंबर, अगर आपने कोई साइन नहीं दिया है तो पॉजिटिव, नहीं तो अगर नेगेटिव नंबर है तो माइनस शो करो। कॉमा कैन नॉट अपीयर इन बिटवीन ऑफ नंबर्स, या दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई नंबर बना रहे हैं और उसके बीच में आपने कॉमा डाला है तो उसको वो ट्यूपल की तरह, अभी आपने ट्यूपल नहीं पढ़ा है, आपको लिस्ट डिक्शनरी, ट्यूपल आपके सिलेबस में भी नहीं है वैसे, तो वो उसकी तरह कंसिडर कर लेगा, मतलब दूसरी डेटा टाइप में चला जाएगा, वो उसको नंबर नहीं कंसिडर करेगा, इंट नहीं कंसिडर करेगा। इसलिए अगर आप कोई नंबर लिख रहे हो तो उसके बीच में कॉमा मत डालना, ठीक है। तो कॉमाज आर नॉट अलाउड। नंबर शुड नॉट स्टार्ट विद 0, और नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे अगर इसमें मैंने 0 1 2 लिखा तो इसमें एरर आएगा, क्योंकि नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ मैंने 0, 1 2 3 लिखा, तो कंप्यूटर के लिए ना ये 2 नंबर हो गए हैं आप, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये दूसरी डेटा टाइप, इसको नंबर की जगह वो ट्यूपल कंसिडर कर लेगा। वो अभी हमने पढ़ना नहीं है तो उस पर डिटेल में नहीं जा रहे, वो इनको दो सेट की तरह कंसिडर कर लेगा, ऐसे लगा लो। तो इसीलिए कॉमा नहीं लगाना है नंबर्स के बीच में। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब है रियल नंबर्स, दे हैव 2 फॉर्म। देखो फ्लोटिंग नंबर जो है, अब आप इसको देखो, जैसे मैं लिखूँ 2.63, तो 2 पार्ट्स हो गए ना आपके इसमें, ये वाला और एक ये वाला। तो अभी हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं उनमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रैक्शनल और एक होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो एटलीस्ट 1 डिजिट, पहली बात तो 1 डिजिट होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो कुछ उसने हमें एग्जाम्पल दिए हैं फ्रैक्शनल पार्ट के, जैसे 2.0, ठीक है, 17.5 -13.0, मतलब क्या है कि पॉइंट भी हो और उससे पहले कोई नंबर भी हो, और वो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। -0.006, 0.3, अब 0.3 का मतलब 0 कंप्यूटर खुद लगा लेता है, ठीक है। 7 पॉइंट के बाद आप कंप्यूटर खुद 0 लगा लेगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो तुमने लिखा 7, तो 7 तो इंटीजर है, डेसिमल तो मिला नहीं इसको, तो ये गलत है। +17 / 2,
ये सिंबल आपका अलाउड नहीं है, ठीक है। 17 कॉमा समथिंग और ये एक तो कॉमा अलाउड नहीं है और 2 डेसिमल है तो अगेन ये अलाउड नहीं है, नहीं एक है ना, हाँ। उसके बाद अगेन यहाँ पे 17 कॉमा 256 है तो यहाँ पे भी आपका कॉमा अलाउड नहीं है, इसलिए ये सारे आपके इनवैलिड थे। अगला आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, जैसे 5.8 है तो अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये डेसिमल इधर चला जाएगा। मैथ्स में आपने इतना तो पढ़ रखा होगा कि 5.8 का अगर मुझे साइंटिफिक नोटेशन निकालना है तो डेसिमल को मैं इधर लेके जाऊंगी तो ये 0.58 आएगा और 10 की पावर 1। अगर राइट टू लेफ्ट जाता है तो डेसिमल की पावर पॉजिटिव होती है, अगर लेफ्ट टू राइट जाता है तो नेगेटिव पावर्स आती हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने एक शिफ्टिंग करी है तो इसकी 10 की पावर 1 बनी। तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करूं तो ये क्या बन जाएगा 0.58 और फिर मैं ई लिखूंगी और ये 10 रेज टू पावर 1 का क्या मतलब हो जाएगा 01, ठीक है। तो अब कंप्यूटर क्या बोलता है कि जो ये वाला पार्ट है ये इंटीजर या रियल हो सकता है और ये वाला पार्ट जो है ना एक्सपोनेंट, मतलब जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो इंटीजर या रियल कुछ भी हो जाए, मतलब या तो वो सिंपल नंबर हो जाए या फिर वो पॉइंट डेसिमल वाला हो जाए, लेकिन जो एक्सपोनेंट के जो राइट साइड पे है एक्सपोनेंट जो है वो इंटीजर ही होगा। तो अगर अब हम इसमें वैलिड और इनवैलिड देखें तो दैट विल बी वेरी सिंपल। जैसे 152E405 तो सिंपल है, ये आपका क्या है डियर इंटीजर, ये भी इंटीजर चल जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन इंटीजर, फ्रैक्शन इंटीजर, फ्रैक्शन इंटीजर, फ्रैक्शन इंटीजर, इंटीजर इंटीजर, फ्रैक्शन इंटीजर, फ्रैक्शन इंटीजर। देखो ये फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव पॉजिटिव है, बट इट शुड बी इंटीजर, हाँ, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं। फिर अगेन फ्रैक्शन इंटीजर, फ्रैक्शन इंटीजर, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इनवैलिड पे, जैसे 1.7E, अब इसमें तो कोई एक्सपोनेंट ही नहीं है तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अगले में चले तो जो ये फ्रैक्शन आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट ये मस्ट इंटीजर होना चाहिए, मतलब डेसिमल वाला नंबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपने कॉमा लगा रखा है, ठीक है, आप कॉमा नहीं लगा सकते इसलिए ये इनवैलिड बन रहा है, ठीक है। अगला आता है आपका बुलियन। बुलियन लिटरल का मतलब है कि उसमें 2 ही वैल्यूज जाएंगी, जो भी चीज आपकी बुलियन होगी उसमें 2 ही चीजें जा सकते हैं, आइदर ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट इज नन। नन का मतलब होता है कि वहां पे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं ऑपरेटर्स पे। देखो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा जैसे 2 + 5, तो देखो ये आपका एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर क्या करता है, कोई एक्शन ट्रिगर करता है। जैसे अगर प्लस आया तो प्लस का मतलब है कि इसकी साइड पे जो 2 वैल्यूज है उनका एडिशन होगा, तो जब भी आप प्लस देखो तो ये तो व्हाट विल बी योर एक्शन, दैट एक्शन इज फॉर डूइंग द एडिशन। और यहाँ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे आपके 2 नंबर्स हैं, तो नॉर्मल कॉम्पिटिशन में हम इस प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, और जो हम इसको आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड, ठीक है। तो ऑपरेटर्स हैं तो टोकन ही, क्योंकि ये काम तो कर रहे हैं, इनका अपना एक मीनिंग तो है, तो ये ट्रिगर कर देते हैं कुछ कंप्यूटेशन को जब आप इनको किसी वेरिएबल या किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हो। तो आपके जो ऑपरेटर्स हैं 2 टाइप के होते हैं, एक टाइप्स इनकी बहुत हैं बट मैंने इनको शॉर्ट में कैटेगराइज कर दिया है। एक है यूनरी और एक है बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर कौन सा है, जिसको सिर्फ एक ही पे वर्क करना है, एक ऑपरेंड पे, मतलब इसको साइड, जैसे नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, मैंने बोल दिया नॉट 1, नॉट 1 का मतलब है 0, ठीक है, मतलब नॉट ट्रू, नॉट 1 को लगा लो नॉट ट्रू, अगर ट्रू नहीं है तो क्या है, फॉल्स है। तो मतलब जिसको एक ही वैल्यू चाहिए, एक ही ऑपरेंड चाहिए, ऐसे जो ऑपरेटर्स होते हैं दे आर यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर को 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं, मतलब लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी, और बीच में ऑपरेटर। तो जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो आपको पता ही है, परसेंटेज आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर था, डबल मल्टीप्लीकेशन आपका एक्सपोनेंट वाला था, जैसे 2 डबल ये करोगे तो इसका मतलब 2 की पावर 3 निकालना है आपको। फ्लोर डिवीजन में क्या होता था कि आपका सिर्फ इंटीजर पार्ट आता था, मतलब रिमाइंडर में अगर कोई डेसिमल वैल्यू होगी तो वो डिस्कार्ड कर देगा कंप्यूटर। इज नॉट, अब ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू का मतलब आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है, एक्सक्लेमेटरी और इक्वल टू का मतलब है नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू है मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, एंड और नॉट इन, नॉट इन, ठीक है। तो ये सारे आपके वेरियस ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट है आपका पंचुएटर्स। पंचुएटर्स कौन सी है, ये सिंबल्स है दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट रिदम एंड एम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो पंचुएटर्स बेसिकली आपके वो कुछ भी आप अगर सिंबल यूज कर रहे हैं ना डियर, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर
पंचुएशन। अब एक पाइथन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। इसमें आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने पाइथन का स्ट्रक्चर बनाया, सबसे पहले मैंने एक लाइन लिखी, दिस प्रोग्राम शोज पाइथन कंपोनेंट्स, लेकिन उसके आगे मैंने हैश लगा दिया। मैंने आपको कमेंट का मतलब समझा रखा है पहले फर्स्ट चैप्टर में। कमेंट क्या है? नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। अब देखो, दिस प्रोग्राम शोज पाइथन कमेंट, ये भाई ये लाइन तो मैं एग्जीक्यूट कराना नहीं चाहूंगी, कंप्यूटर ऑब्वियसली मेरे को एरर देगा क्योंकि तो कोड है ही नहीं। तो मैंने इसके आगे हैश लगा दिया, ये कमेंट की तरह ट्रीट हो गया। तो ये एक एलिमेंट है। उसके बाद अब देखो, मैंने इसमें लिखा a इक्वल टू 15, b इक्वल टू -10। तो ये बेसिकली क्या चल रही है? ये स्टेटमेंट चल रही है आपके पाइथन की। ये एक स्टेटमेंट है, ये 2 स्टेटमेंट है। तो इसी ढंग से इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद जो भी पार्ट आपका डियर एग्जीक्यूट होता है, जिसमें कोई कैलकुलेशन होती है, कोई कंडीशन की चेकिंग होती है, या कोई वैल्यू आप देते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो वैल्यू कंप्यूट हो। ऐसे नहीं है कि 2+5 ही आपका, ये जो होता है ना, इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एक्सप्रेशन में ये नहीं होता है कि आपको उसको कंप्यूट ही करना है। जब तक 2+5 या 2-5 नहीं होगा तो वो एक्सप्रेशन नहीं है। नहीं, 2 भी आपका एक एक्सप्रेशन है, वो इवैल्यूएटेड है पहले से। एक्सप्रेशन का मतलब है कि या तो आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हो या आपने ऑलरेडी उसको कर रखा है। तो मेरे लिए 2+5 भी एक एक्सप्रेशन है एंड 2 इंडिविजुअली भी एक एक्सप्रेशन है। तो वो यही बोल रहा है कि 15 - 10 a+3 b > 5, ये सब आपके एक्सप्रेशंस हैं। अच्छा, फोर्थ थिंग जो आपको नोटिस करनी है कि जब मैंने इफ लिखा और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डाला, तो मैंने आपको क्लास से समझाया था कि जैसे आप एंटर को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कुछ स्पेस यानी इंडेंटेशन लीव कर देगा और फिर वो कोड लिखेगा। तो ये मैंने आपको क्या बताया था? ब्लॉक बताया था। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी स्टेटमेंट लिखी है वो इस इफ का पार्ट है। अगर आप वापस से बैक करके इधर इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में इसके साथ ले आओगे तो फिर वो जो आगे का कोड होगा वो इफ के साथ, इफ का पार्ट नहीं होगा, वो अलग से आपका इंडिविजुअल रन करेगा। तो वो कि कौन सी चीज़ किसका पार्ट है वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं और इंडेंटेशन। बेसिकली जो जिसकी हेल्प से होता है वो तो ये वाला सिंबल होता है आपका, ठीक है, कॉलन का, पर वो फिर बन क्या जाता है? ब्लॉक बन जाता है। तो अब आपको इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए, बिकॉज डेफिनेशन से ये पूछा जा सकता है कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो वो बोल रहे हैं एक्सप्रेशन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू। तो मैंने पहली बात बोली, देखो भाई एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स है जिससे आपको कोई वैल्यू मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि वो वैल्यू को इवैल्यूएट करके निकाले, बट ये कंपलसरी नहीं है। आपकी एक सिंगल इंडिविजुअल वैल्यू को भी आप क्या कंसिडर करोगे? एज एन एक्सप्रेशन। तो ये देखो, यहाँ पे कोई कंप्यूटेशन नहीं है, स्टिल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे कंप्यूट होगी तो वो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? कोई भी इंस्ट्रक्शन आप जो दे रहे हो, जैसे मैंने लिखा a = 5, b = 6, ये इंस्ट्रक्शन दी ना मैंने कि a में 5 चला जाए, b में 6 चला जाए, तो ये आपकी स्टेटमेंट है। अच्छा, अभी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि देखो, जैसे मैंने ये भी एक स्टेटमेंट है, प्रिंट हेलो। अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो तुम्हें स्क्रीन पे आउटपुट मिलेगा, लेकिन हर एक स्टेटमेंट तुमको आउटपुट दे यानी एक रिजल्ट प्रोवाइड करे वो कंपलसरी नहीं है। जैसे मैंने जब a = 5 लिखा तो आपके पास कुछ नहीं होगा, बस कंप्यूटर की मेमोरी में होगा a के अंदर 5 चला जाएगा, ये चीज़ होगी। ठीक है, बात समझ रहे हो? ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट आपको आउटपुट दे। जब मैंने a = 5 लिखा तो बस मेमोरी के अंदर काम हुआ, प्रिंट तो हुआ ही नहीं कुछ। तो मैंने जब प्रिंट हेलो लिखा तो हेलो प्रिंट हुआ। तो मेरा पॉइंट क्या है कहने का कि स्टेटमेंट आपको आउटपुट देगी या नहीं देगी वो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज़ नो कंपल्शन कि स्टेटमेंट से आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। कमेंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कंपाइलर जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसने इसको इग्नोर कर देना है, प्रोग्रामर इसको रीड कर सकता है। मल्टी लाइन के लिए जो ट्रिपल कोट्स है वो यूज़ करें, सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप हैश को यूज़ करें। ब्लॉक एंड इंडेंटेशन क्या है? वो ये बताएंगे कि कौन से का क्या पार्ट है, कौन सी स्टेटमेंट किसका पार्ट है। तो वो किससे पता चलेगा? ये जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल को लें तो ये जो 3 स्टेटमेंट है वो इसके अंदर है ना, तो ये इफ़ का पार्ट है, लेकिन जो ये प्रिंट की स्टेटमेंट है वो इनसाइड नहीं है इसके, तो मतलब ये इफ़ का पार्ट नहीं है। अगला है आपका डियर वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? आपका एक नेम्ड लोकेशन है, ठीक है, और उसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो? प्रोसेस कर सकते हो। मतलब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी मेमोरी है, तो आप क्या करते हैं, जब मार्क्स = 70 लिखा, कंप्यूटर ने एक जगह देखी, उस पर मार्क्स लिख लिया और उसके अंदर एक 70 वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो वेरिएबल एक नेम लोकेशन होती है, ठीक है, और बाद में उससे वहाँ से वैल्यू ढूंढी जा सकती है।
अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है अब, क्योंकि ये बहुत सारे ये टाइप बता रहे हैं कि आप कैसे कैसे वैल्यूज़ असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट इक्वल टू जेकब, एक्सक्यूज मी, हाँ मैंने लिखा स्टूडेंट इक्वल टू जेकब, तो इससे क्या हुआ, जो जेकब है वो स्टूडेंट में चला गया, मतलब एक वेरिएबल बना स्टूडेंट नेम का, उसके अंदर जेकब वैल्यू चलेगी। फिर मैंने लिखा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 वेरिएबल बने कंप्यूटर के अंदर, ए बी सी मेमोरी के अंदर, और सबकी वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। तो आप ये भी कर सकते हो कि लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो बाकी सब में चली जाएगी। फिर मैंने थर्ड केस में लिखा x, y, z इक्वल टू 10, 20, 30। तो इसकी असाइनमेंट कैसे होगी डियर, इसकी असाइनमेंट कुछ इस ढंग से होगी, आपके 3 वेरिएबल बन जाएंगे x, y, z, और जो पहले वाली है वो पहले में, जो दूसरे वाली है दूसरे में, थर्ड वाली थर्ड में। तो x में 10 आएगा, y में 20 एंड z में 30। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी हम इस पे क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक दो इवैल्यूएशन का। जैसे मैंने बोला कि x, y इक्वल टू 25, 50 और प्रिंट करा दो x, y को, तो सीधी सी बात है, पहली वाली पहले में, तो x के अंदर 25 चला गया और y के पास क्या चला गया आपका 50, तो आउटपुट में आपका 25, 50 आ गया। अगर मैं बोलती हूँ मुझे अब इनकी वैल्यूज को स्वैप करना है, स्वैप का मतलब उल्टा करना है कि x के अंदर y की वैल्यू चली जाए और y के अंदर x की, तो सिंपल सा कोड है, तुमको क्या करना है, x, y इक्वल टू y, x, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो y के पास है वो x में चला गया, y के पास क्या था, y के पास 50 था, तो अब x के पास 50 आ गया, और जो x के पास था वो y में चला जाए, ठीक है। जैसे मैथ्स में करते हो ना कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, बिल्कुल सेम चीज़ करनी है। तो x में क्या था तुम्हारे पास 25, तो अब y के पास क्या आ गया 25। तो बेसिकली जब आप प्रिंट करोगे तो आप 50 और 25 आपका प्रिंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ इवैल्यूएशन के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपका डियर ABC में आपने क्या किया, 5, 10, 7 किया, तो A के अंदर 5 चला गया। अच्छा ये ना मैंने कोड लिखा हुआ है, फिर मैंने एक एक लाइन में आंसर प्रॉपर सॉल्व किया ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम देखते हैं, पहली लाइन बोलती है कि ABC इक्वल टू 5, 10, 15, 7, तो इसका मतलब A में 5, B में 10 और C में 7, एक एक A में 5, B में 10, C में 7, ये चीज़ होगी पहली लाइन। फिर मैंने बोला था कि A+1 हो जाए, B+2, C-1। मैंने एक्चुअली में क्या किया, पहले मैंने इनकी वैल्यू निकाल दी और फिर मैं देखूंगी कि इसमें क्या डालना है। तो अगर मैं A+1 करूँ तो A में क्या था 5, तो 5 + 1 6 होगा। B+2 करूँ, B में क्या था 10, 10 + 2 12 होगा, एंड C में क्या था 7, तो 7 - 1 करूँ तो 6 आ गया। तो बेसिकली मैंने इनका आंसर निकाल लिया, इसका है 6, इसका है 12 और इसका है 6। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अब हो क्या रहा है, वो बोल रहा है कि जो A+1 वाली वैल्यू है वो B में चली जाए। तो मतलब क्या हो, B में क्या चला जाए, A+1 वाली, तो A+1 वाली क्या थी 6, तो B में 6 चली गई। उसके बाद इसने बोला कि जो B+2 वाली वैल्यू है वो C में चली जाए, ऑब्वियसली ऐसे ही जाएगी, तो यानी C में 12 चली गई। और फिर उसने बोला कि जो C-1 वाली वैल्यू है यानी 6, वो किस में चली जाए, A में, तो A में 6 चला गया। तो अगर वो मुझसे पूछे कि ABC को प्रिंट कराओ, तो ABC को मैं प्रिंट कराऊँ तो 6, फिर B 6 और फिर 12, तो आंसर क्या आएगा मेरा 6, 6, 12। नेक्स्ट डियर एक और क्वेश्चन था इवैल्यूएशन पे। मैंने क्या बोला कि x, x इक्वल टू 20, 30, मतलब मान लो मैंने बोल दिया कि एक x के पास 20 है और दूसरे x के पास 30 है। फिर मैंने बोला कि फिर मैंने बोला y के पास क्या चला जाए, x + 10, x + 20। अभी इसको हम समझते हैं। तो मतलब पहले x के पास 20 चला गया, दूसरे x के पास 30 चला गया। फिर उसने बोला जो पहला x है उसमें 10 ऐड कर दो, तो 20 + 10 किया तो 30 आ गया, और जो आपका ये था दूसरे में 20 ऐड कर दो तो 30 + 20 50 आ गया। तो मतलब इसके पास क्या है 30 और इसके पास क्या है 50, मतलब पहले y के पास आपका क्या चला गया 30 और जो दूसरा y था उसके पास क्या आ गया 50 आ गया। अब जब इसने बोला कि उनको प्रिंट करा दो, तो प्रिंट कराने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है 30, 50, ठीक है डियर। अगला क्वेश्चन है आपका वेरिएबल डेफिनेशन। देखो इन पाइथन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। इट ऑल्सो मीन्स, देखो वेरिएबल अभी पाइथन में कैसे बनेगा, इट ऑल्सो मीन्स दैट अ वेरिएबल इज नॉट क्रिएटेड अंटिल सम वेरिएबल वैल्यू इज नॉट असाइन टू इट। देखो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थोड़ी डिफरेंट थी, उसके अंदर पहले आपको वेरिएबल बनाना पड़ता था, फिर आप वैल्यू डालते थे, या फिर वेरिएबल बनाते टाइम तुम उसमें वैल्यू डाल सकते थे। लेकिन पाइथन के केस में क्या है आपका डियर कि आपको ना इसके अंदर तभी जिस टाइम वैल्यू डालोगे तभी वेरिएबल बनेगा, क्योंकि इसका सिंटेक्स बहुत डिफरेंट है। आपने कोई प्रीवियस लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो मैं उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहूँगी,
लेकिन अभी सीधी भाषा में ये समझते हैं कि इन केस ऑफ पाइथन व्हाट इज हैपनिंग इज कि अगर आपको कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो पहले आपको वैल्यू तैयार रखनी पड़ेगी। जब तक तुम वैल्यू डालना नहीं चाहते तब तक वेरिएबल नहीं बन सकता, क्योंकि आपने अभी तक जितना भी किया है आपने उसमें ये देखा होगा कि कोई वैल्यू तुम इस साइड में किसी चीज़ को दे रहे होते हो और जब तुम देते हो तभी वो वेरिएबल क्रिएट होता है, उससे पहले नहीं बनता। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोलता है कि वेरिएबल क्रिएट होगा जब तुम उसको वैल्यू असाइन करोगे, और वो ये बोलता है कि इसका मतलब ये है कि जब तक तुम वैल्यू असाइन नहीं करोगे वेरिएबल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 2 लाइंस का बहुत डीप मीनिंग है, काइंडली अंडरस्टैंड दिस। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने पहली लाइन ली प्रिंट एक्स, फिर मैंने लिखा x इक्वल टू 20 और फिर लिखा प्रिंट एक्स। कंप्यूटर एरर दे देगा सीधा सीधा, वो पूछेगा किसको प्रिंट कराऊं, कौन x, मुझे तो पता ही नहीं क्योंकि x तो नीचे बता रहे हो तुम कि x के पास 20 है। तो जब तुमने पहली लाइन लिखी प्रिंट एक्स तब तक तो x था ही नहीं, यही चीज मैं बोल रही जा रही हूँ कि x को 20 तो बाद में मिला, वेरिएबल ही बाद में बना, तो इसका मतलब कंप्यूटर को नहीं पता क्योंकि वैल्यू असाइन नहीं की गई थी x को। ठीक है डियर, ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। जस्ट अ मिनट। ओके, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग क्या बोलता है, वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट टू अ वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप, दिस इज डायनेमिक टाइपिंग। देखो डायनेमिक टाइपिंग में क्या होता है डियर, वो क्या बोल रहा है कि एक वेरिएबल जो पॉइंट करता है एक टाइम पे किसी टाइप को, उसको आप दूसरे टाइम पे किसी और ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप में भी पॉइंट करा सकते हो। जैसे अभी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि अभी मेरे जस्ट क्या हो गया है, जैसे कई बारी मैं बोलती हूँ ना बच्चे कि अभी एक्स आपके पास अभी एक्स में 10 है, और फिर मैं बोलती हूँ कि मैं एक्स के अंदर ए डलवा देती हूँ, मैं बार बार ये बोलती हूँ। तो ये डायनेमिक टाइपिंग है, क्योंकि एक टाइम पे एक्स के पास इंटीजर वैल्यू है और दूसरे ही टाइम पे एक्स के पास एक स्ट्रिंग है, तो एक्स को फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास एक टाइम पे कौन सी टाइप का डेटा है और दूसरे टाइम पे मैं कौन सी टाइप का डेटा डाल रही हूँ। तो जब ऐसा कुछ होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, डायनेमिक टाइपिंग। तो एक वेरिएबल जो पॉइंट करता है, ठीक है, किसी वैल्यू पे एक टाइप के, उसको हम पॉइंट करा सकते हैं किसी और टाइप के ऑब्जेक्ट पे भी दूसरे टाइम में, तो उसको आप क्या बोलते हो, डायनेमिक टाइपिंग। जैसे मैंने पहले एक्स में 10 डाला, प्रिंट करा दिया, तो इंटीजर वैल्यू थी उसने प्रिंट कर दिया। अगली लाइन में मैंने बोला एक्स के पास भाई हेलो डाल दो, तो हेलो का मतलब क्या है, आपका एक स्ट्रिंग है, तो वो फिर स्ट्रिंग प्रिंट करा देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले क्या डाला था अब क्या डाला। तो ये जो टाइपिंग होती है आपकी डायनेमिक टाइपिंग होती है। टाइपिंग का मतलब है वो वाली टाइपिंग नहीं है, टाइप है कि टाइप ऑफ डेटा जो आप उसमें एंटर कर रहे हो, इट बेसिकली मीन्स दिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर आपको चेक करना हो कि भाई उस डेटा की टाइप या वेरिएबल की टाइप है क्या, तो आप क्या यूज़ करोगे, टाइप फंक्शन। कौन से वाला फंक्शन यूज़ करोगे, टाइप। टाइप के अंदर बस उस वेरिएबल का नेम डाल देना और उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस भी वेरिएबल का नेम डालोगे उसकी टाइप आ जाएगी कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ठीक है, बुलियन है, नन है। हमने इतनी सारी टाइप्स तो कर ही ली हैं अभी। नेक्स्ट आता है आपका इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। ठीक है, देखो इनपुट फंक्शन क्या करेगा, देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें कुछ भी अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है तो हम यूज़र डिफाइंड, हम चाहेंगे कि जो यूज़र है वो एंटर करे डेटा, ठीक है, और फिर हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एक्शन हो और फिर आपको कुछ आउटपुट मिले, यही हम चाहेंगे ना हमारे प्रोग्राम में। तो उस पर्पस के लिए हमें इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन यूज़ करने पड़ते हैं। इनपुट पर्पस के लिए जो आपका फंक्शन यूज़ होता है उसका नेम है ही इनपुट, एंड इट इज़ इन स्मॉल लेटर्स, सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में रहेगा। सिंटेक्स जल्दी से देख लेते हैं। इनपुट लिखने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा, ब्रैकेट के बाद आप डबल कोट्स में जो भी चीज़ प्रॉम्प्ट कराना चाहते हो, जैसे आप एटीएम मशीन पे जाते हो तो वो आपसे पूछता है आपका एटीएम नंबर, टाइप योर एटीएम नंबर, और फिर आप उसके आगे टाइप करते हो ना, तो वो जो मैसेज आ रहा होता है उसको हम प्रॉम्प्ट बोल देते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो जब आपका प्रोग्राम रन हो, तो आप डबल कोट्स में वो मैसेज लिखते हो। जैसे मैंने लिखा व्हाट इज़ योर नेम, उस चीज़ को लिखने के बाद डबल कोट्स क्लोज करो और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दो। जैसे ही आपने ये किया तो अगर आप इसको रन करते हो और ये सारी चीज़ आपकी नेम में जा रही है, इसको आपने प्रिंट भी करना है, अभी ऐसे आंसर नहीं आएगा। तो अगर जब हम इसको रन करेंगे आगे तो होगा क्या, व्हाट इज़ योर नेम, ये लाइन ऐसे की ऐसे लिखी हुई आएगी। अब तुम अपना कर्सर यहाँ प्लेस करो और नेम टाइप कर दो। ठीक है, तो अब वो क्या बोलता है, इनपुट रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप, सो इफ आई एंटर, अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
कि इनपुट यूज़ कैसे होता है। अब एक चीज़ समझने वाली है कि इनपुट फंक्शन जो भी चीज़ लेता है ना, वो उसको स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करता है। मतलब अगर वो आपसे सेंटेंस ले रहा है तो भी उसके लिए स्ट्रिंग है, अगर वो तुम्हारे से टू ले रहा है तो भी उसके लिए स्ट्रिंग है। मतलब अगर तुम्हें आगे नंबर लेके, एटीएम का पिन लेके, उसको कुछ, मान लो उसने एटीएम नहीं, उसने कुछ वैल्यू तुमसे ली, तो वो उसको नंबर की तरह कंसीडर करने के बजाय वो उसको स्ट्रिंग की तरह कंसीडर कर लेगा, अल्फाबेट्स की तरह। और मैंने आपको पीछे ही बताया था कि 2+3 फिर 5 नहीं होता, 2+3 फिर 23 हो जाता है कंप्यूटर के लिए। तो अगर आप नंबर्स डाल रहे हो और आप चाहते हो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन उन पे अप्लाई हो, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो उस केस के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। अभी पहले ये समझो कि हमारे पास नंबर कौन कौन से वे से थे। हमारे पास दो फॉर्मेट थे नंबर के, या तो इंटीजर था या फ्लोट था। तो अगर तुमको जो तुमने एंटर कराया है वो नंबर टाइप का हो और फिर तुम चाहते हो कि वो इंटीजर या फ्लोट कैटेगरी में आए, तो तुम क्या कर सकते हो, बस टाइप कास्टिंग करनी है, बहुत ईजी सी है। यहाँ तक तो सेम है, इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट्स में जो चीज़ प्रॉम्प्ट करानी है ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है, जो भी इनपुट एंटर कराया, तो इंट लिख दो, ब्रैकेट के अंदर ये सारा डाल दो। अगर तुमको इसी सब को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, मतलब डेसिमल वाले नंबर में, फ्लोट लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, बाकी इनपुट फंक्शन ऐसे ही चलेगा। अब जो भी मार्क्स आएंगे ना, पहले वो स्ट्रिंग फॉर्म में होंगे, यहाँ तक देखो, यहाँ तक वो स्ट्रिंग फॉर्म में है। उसके बाद मैंने बोला भाई उसको फ्लोट का कर दो, तो फ्लोट में मतलब उसको डेसिमल की तरह कंसीडर कर लेगा। सेम थिंग ऊपर हुई, यहाँ तक जो एंटर किया वो सब स्ट्रिंग का था, जैसे ही वो इसके आया तो उसने बोल दिया उसको इंटीजर का कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो बस वो चीज़ है। अच्छा, इन फ्लोट वी कैन ऐड इंटीजर वैल्यूज ऑल्सो। अच्छा देखो, फ्लोट जो है ना, उसका जो, जैसे आप सबसेट और सुपर सेट पढ़ते हो, तो बेसिकली वो सुपर सेट है लगा लो, और इंटीजर सबसेट है, इसमें कम वैल्यूज़ होती हैं, फ्लोट में ज़्यादा होती हैं। तो इंटीजर, अगर आप फ्लोट में इंटीजर डेटा दोगे तो उस पर कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन अगर इंटीजर में तुम 2.7 या 2.8 डाल दो तो एरर आ जाएगा। अगर तुम फ्लोट के लिए क्या करो, कोई इंटीजर वैल्यू डाल दो तो वो चला लेगा, ठीक है, वो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। मान लो मैंने यहाँ पे डालना तो डेसिमल में चाहिए, लेकिन मैं 2 डालती हूँ, तो कंप्यूटर उसको 2+0 कर देगा, अपने आप उसको ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2.0 डाल दूँ तो कंप्यूटर आपको एरर दे देगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब अगर हम आउटपुट फंक्शंस पे चले, ये हमारा लास्ट टॉपिक है क्लास। आउटपुट फंक्शन के लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ होता है। मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी, प्रिंट के अंदर तुम कुछ नहीं डालोगे तो ब्लैंक लाइन देगा। प्रिंट के अंदर तुम डबल कोट्स में जो चीज़ लिखोगे वो एज सच प्रिंट होगी। प्रिंट के अंदर तुमने अगर डबल कोट्स के बिना कोई वैल्यू डाल दी है तो वो एज सच दे देगा। अगर प्रिंट के अंदर तुमने जैसे 3.5 इंटू आर दे दिया, 15 इंटू आर, तो आर की अगर ऊपर कहीं कोई वैल्यू होगी तो वो उससे मल्टीप्लाई करके आपको जो भी आंसर बनता होगा वो दे देगा। अब आते हैं उन पे जो हम मोस्टली प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम ऐसे तो नहीं करते, हम चाहते हैं कि कुछ लाइन एज सच भी प्रिंट हो और कुछ कॉम्पिटिशन्स भी आए। तो बहुत बहुत ईजी सिंटेक्स है इसका, उस पर्पस के लिए भी आपको कुछ नहीं करना। जो चीज़ आपको एज सच प्रिंट करानी है वो लिखते जाओ डबल कोट्स में। जैसे मैंने आई एम लिखवाना था, डबल कोट्स में लिखा, फिर लगा दो कॉमा। आई एम के बाद तुम्हें 12+5 की कैलकुलेशन करानी थी, डबल कोट्स में तो नहीं रखोगे अब इसको, क्योंकि एज सच तो नहीं चाहिए, तुम चाहते हो उसकी कंप्यूटेशन हो, तो जिस चीज़ की कैलकुलेशन करनी है उसको डबल कोट्स में तो डालेंगे नहीं। मैंने लिख दिया 12+5, फिर से मैंने कॉमा लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ उसके बाद आए ईयर्स ओल्ड, अब ईयर्स ओल्ड एज सच आना चाहिए तो डबल कोट्स में डाल दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब जब कंप्यूटर इसको रीड करेगा तो डबल कोट्स वाली चीज़ वैसे की वैसी, 12+5 17 कैलकुलेट कर दिया, और ईयर्स ओल्ड वैसे का वैसा, और जो आपने यहाँ पे डबल कोट्स लगाए थे ना वो आएंगे, और जो आपने कॉमा लगाया था एज अ सेपरेटर वो भी नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला सम ऑफ 2 and 3 इज, ये डबल कोट्स में था तो वैसे का वैसा आ गया। अब इसके बाद कॉमा लगाया और 2+3 कर दिया, तो क्योंकि ये डबल कोट्स में नहीं है तो कंप्यूटर इसका क्या करेगा, कंप्यूटर इसका क्या कर देगा डियर, कैलकुलेशन कर देगा। ओके, अगला आता है, एक मैंने मान लो एक वेरिएबल बनाया ए, उसमें मैंने 25 वैल्यू डाल दी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला प्रिंट डबल ऑफ डबल कोट्स में वैसे का वैसा आया, फिर मैंने कॉमा लगाया और वेरिएबल का नाम लिख दिया तो ए। अब कंप्यूटर क्या करेगा, ए तो देखो वहाँ पे तो मैं सिंपल उसको 12+5 6+7 दे रही थी तो वो कैलकुलेट कर रहा था। अब यहाँ पे मैंने ए लिखा है, अब क्योंकि ये डबल कोट्स में नहीं है तो कंप्यूटर ऊपर ढूंढेगा कि भाई ए में वैल्यू क्या थी,
ठीक है। अब कंप्यूटर को एक ही वैल्यू पता चल गई 25, तो वो यहाँ 25 लिख देगा। फिर इस डबल कोट्स में था तो इस लिखा, आगे मैंने लिखा a मल्टीप्लाई बाय 2। कंप्यूटर को एक ही वैल्यू पता ही है, अब वो कैलकुलेट कर लेगा 25 2 इज 50, तो उसने तो 50 को आंसर कैलकुलेट करके दे दिया। अभी यहाँ चलते हैं, मान लो मैंने ये लिखा a कॉमा बी इक्वल टू 20 कॉमा 30, तो a के अंदर 20 चला गया, b के अंदर 30 चला गया। अभी मैंने यहाँ पे तुमको एंड ऑपरेटर का यूज़ बताना है, तो इसलिए इसको देख लेना ढंग से। a b मतलब वो तो आप समझ गए कि a के अंदर 20 b के अंदर 30। अब मैंने ये लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद मैंने क्या लिखा डियर, डबल कोट्स में a और इक्वल टू, तो a और इक्वल टू वैसे के वैसे आ गए। फिर मैंने लिखा कॉमा a। अब क्योंकि मैंने a में डबल कोट्स नहीं लगाए तो कंप्यूटर ने a की वैल्यू को ढूंढा, 20 लिख दिया। अभी ये देखो, अगर तुम दो प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हो ना बच्चे, तो हमेशा आंसर ऐसे आता है, पहली प्रिंट स्टेटमेंट का पहली लाइन में और दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट का दूसरी लाइन में। लेकिन मैं यहाँ पे क्या चाह रही हूँ कि मेरी दो प्रिंट स्टेटमेंट है तब भी आंसर एक लाइन में आए। अगर मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज एंड इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर स्पेस, ठीक है। तो मैंने एंड लिखा, इक्वल टू डाला, सिंगल कोट्स, और यहाँ पे मैंने स्पेस दे रखा है। तो जो स्पेस मैंने यहाँ दिया वो स्पेस यहाँ आ गया, और फिर जो मैंने अगली लाइन प्रिंट की दी जिसमें b इक्वल टू वैसे का वैसा, और b की जो वैल्यू थी फिर वो यहाँ आ गई। तो ये बेसिकली एक मेथड है एंड वाला, जिससे आप क्या कर सकते हो, 2 या 3 या 4 प्रिंट आपने अगर डाल रखे हैं तो आंसर आपका एक ही लाइन में आएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं लिखती प्रिंट a प्रिंट b तो a की वैल्यू ऊपर और b की वैल्यू नीचे आती, लेकिन अगर मैं उनको एक ही लाइन में शो करना चाहती हूँ तो मुझे ये लिखना पड़ेगा एंड। अभी इसके लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आपका डियर लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो। मान लो मैंने नेम इक्वल टू रिया लिखा, मैंने पहली लाइन लिखी नेम इज, तो नेम इज आया। फिर मैंने लिख दिया एंड के अंदर मैंने अब रेशियो का सिंबल डाल दिया। देखो एंड के अंदर तुम जो चीज़ डालते हो ना वो अपीयर होती है, तो मैंने रेशियो डाली थी तो रेशियो आ गई। अब क्योंकि मैंने एंड लगाया था तो जो अगली लाइन है वो यहीं से स्टार्ट होगी, तो मैंने लिखा अब नेम, नेम के अंदर क्या है रिया, तो रिया आया क्योंकि डबल कोट्स में नहीं था। फिर मैंने लिखा एंड इक्वल टू 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आपके इधर आ गए। अब क्योंकि मैंने एंड लगाया था तो अगेन आपकी थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो न्यू लाइन में नहीं जाएगी, वो वहीं पे प्रिंट होगी। अब इसके अंदर क्या था, डबल कोट्स में ओवर लिखा हुआ था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका क्या हुआ, ओवर प्रिंट हो गया। तो class, this was all about your chapter number 3, which was Python fundamentals. I hope you have understood this topic. Thank you.